हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए, और अब देखिए दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था, वो हमने देख लिया था आपके भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, इसको हमने पढ़ लिया था। और ये किसके अंतर्गत था? ये आपके था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ऑलराइट, माउंटबेटन जो कि भारत के एक नए वायसराय बन के आए थे, वो एक योजना लेकर आए थे, और उसी के अंतर्गत भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 वो हमने पढ़ लिया था। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ प्रावधान थे उसमें, और संविधान निर्माण को लेकर क्या कुछ प्रस्ताव उसमें पारित किए गए थे। तो उसमें एक प्रस्ताव था आपके संविधान सभा का गठन, कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो एक भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण करेगी, ताकि उसमें जो भावी जो स्वतंत्र भारत है वो उस पर टिका रहे, उसके अकॉर्डिंग भारत में जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहे, उसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए संविधान सभा वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। हर बार हर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्या है ये संविधान सभा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हों तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स एंड कंटेंट डाला जाता है। तो निश्चित रूप से आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ नोट्स के लिए, और आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ऑलराइट, इस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही शानदार सेशन की। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन में था कि भाई इसका चुनाव किया जाएगा, संविधान सभा के गठन के लिए इसके सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो किस प्रकार से हुआ वो चुनाव, वो देखते हैं। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। किस में? संविधान सभा में। संविधान सभा, ठीक है। मेरे थोड़े शब्दों पर आप गौर कीजिएगा, ठीक है। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 389। इसमें से इन सदस्य संख्याओं में से ब्रिटिश प्रांत से कितने थे आपके प्रतिनिधि? वो थे आपके 292। देशी रियासतों से कितने थे? 93। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जो कि एक प्रकार से इस ब्रिटिश प्रांत के ही आप मान सकते हो, वो एक अलग हिस्सा थे थोड़ा इनसे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, उनके प्रतिनिधि थे इसमें 4। और ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? ये रहे आपके दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो कि कर्नाटक में, और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो इनसे थे आपके 4 प्रतिनिधि। ब्रिटिश प्रांत से थे 292, और देशी रियासतों से थे आपके 93। तो देखिए, अब यहाँ पे ये एक है आपके विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व, मतलब कि ये महिला सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विभिन्न वर्गों से कितने प्रतिनिधि आए। महिला सदस्य कितनी थी? 15 संविधान सभा में। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब जब मैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, इसका मतलब याद करके जेब में डाल देना है। वो अपने रियल वाली जेब में नहीं, माइंड की किसी एक कोने में जो जेब है आपके, उसमें डाल लेना है, इतना इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के कितने प्रतिनिधि थे? 26। अनुसूचित जनजाति के ये 33। ऑलराइट, आगे बढ़े। चुनाव के क्या परिणाम आए? परिणाम ये आए कि कांग्रेस की आई 208 सीटें। लीग, मतलब कि यहाँ पे मुस्लिम लीग, जब यहाँ पे लीग लिखा हुआ आए तो आपको मुस्लिम लीग समझ लेना है। इसकी आई थी 73 सीटें। निर्दलियों की कितनी आई थी? 8 सीटें। और यहाँ पे बाकी अलग अलग पार्टी के, ये जो लोकल पार्टीज थी, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे विजयी हुए थे। आगे देखिए, मतलब कि संविधान सभा में चुने गए थे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत के 55। उसके बाद मद्रास प्रांत 49, बिहार के 36। क्लियर है? संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये तो प्रांतों की बात हो गई, सर्वाधिक प्रतिनिधि प्रांतों में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रांतों में। ऑलराइट, आगे बढ़े। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि। अब ये तो प्रांतों की बात हमने कर ली, अब बात आती है रियासतों की, कि रियासतों में क्या हाल थे। हाल ये थे कि मैसूर है, वहाँ से 7 प्रतिनिधि थे, और
त्रावणकोर यहाँ से 6 थे। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। मैसूर वाला आपको याद रख लेना है, और ये संयुक्त प्रांत वाला याद रख लेना है, ठीक है। इससे आपका काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, 1 मिनट आगे चलिए। अब देखिए इम्पोर्टेंट है सारे फैक्ट। फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने फारसी समुदाय का नेतृत्व किया। एंग्लो इंडियंस का नेतृत्व किसने किया था संविधान सभा में? फ्रैंक एंथनी ने, ओके। और फारसी समुदाय का नेतृत्व ये किया था आपके पीएच मोदी ने, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट है जो कि डायरेक्ट याद रखने हैं। अब आपको समझाया नहीं जा सकता कि एंग्लो इंडियंस के ये फ्रैंक एंथनी थे, जैसे कि अभी हमारे भारत के पीएम कौन है? नरेंद्र जी मोदी। तो अब इसमें ये फैक्ट है कि मोदी जी हमारे पीएम है, तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। आई होप आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो, काफ़ी समझदार हो सभी, तभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये एक बहुत ही बड़ा नाम है। जब भारत के संविधान की बात आती है तो मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरा है, जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए, पहली बार 1946 में हुए चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हेरा फेरी हुई थी छोटी सी। लेकिन भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुनः संसदीय सीट से कांग्रेस के एमआर जयकर ने त्यागपत्र दिलाकर रिक्त करवाई गई थी, जहां पर वे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में शामिल हुए। देखिए इन 5 लाइनों का सार क्या है कि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे संविधान निर्माता, वो पहली बार जब 1946 में चुनाव हुए तो वो आपके इस पूर्वी बंगाल से खड़े हुए थे और चुने भी गए थे। तो चुने गए थे, लेकिन भारत पाक विभाजित होने के बाद पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया, और ये संविधान सभा गठित हो रही है आपके भारत के संविधान निर्माण के लिए, तो इसमें उसका कोई रोल ही नहीं रहा पूर्वी बंगाल का। तो कांग्रेस वालों ने क्या किया कि जो मुंबई प्रेसिडेंसी है, मुंबई प्रेसिडेंसी के जो पुणे संसदीय सीट थी, पुणे में जो कांग्रेस के एमआर जयकर थे, इनको तो इन्होंने त्यागपत्र दिलाया। त्यागपत्र दिलाने के बाद होता है उपचुनाव में इन्हें वापस खड़ा किया गया और प्रत्याशी के तौर पर, और ये वापस वहाँ से पुणे से आपके निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा में दूसरी बार कहाँ से? पुणे से। और राइट, आगे चलते हैं। ये देखिए नोट डाल के मैंने लिखा है यहाँ पे एक प्यारा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट। महात्मा गांधी व जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी और जिन्ना, 2 बड़े नाम, मैं कहूँगा बहुत ही बड़े नाम। महात्मा गांधी और जिन्ना थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब कोई अगर ढंग से नहीं पढ़ के जाएगा तो वो तो सोचेगा कि नहीं ये तो पहले होने चाहिए सदस्य, इनके बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा। लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुस्लिम लीग ने अलग अलग संविधान सभा की मांग की। ये देखिए मुस्लिम लीग वापस, मुस्लिम लीग को तो कोई काम मतलब ये होना ही नहीं देना चाहते थे ठीक से। इन्होंने बोला कि भारत के अलग संविधान सभा और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा। देखिए मुस्लिम लीग ने बहुत सारी अड़चनें की थी, लेकिन काफ़ी बार इनकी मांगें मानी भी गई थी। ऐसी बात नहीं हर बार इनको ठुकरा दिया गया था। मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की थी और निर्वाचित संविधान सभा का बहिष्कार किया। जो निर्वाचित होकर आए थे सदस्य और जो संविधान सभा बनी थी आपके, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की मांग की थी। आगे देखिए, आगे है आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? सच्चिदानंद सिन्हा। ये इसके संविधान सभा के प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे,
कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कर लिया खोपड़ी में फिट। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी। आगे देखिए, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्लियर है? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई थी प्रथम बैठक। स्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक। स्थायी अध्यक्ष कौन? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, BN राव कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार एक बहुत ही बड़ा नाम मैं कहूँगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इनका। अब देखिए आगे, BN राव का नाम आपको ध्यान रखना है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। अब देखिए आगे, संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 मतलब कि 11 दिसंबर के वापस 2 दिन बाद, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब कार्यवाही स्टार्ट, यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। इन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इसकी कार्यवाही शुरू हुई 13 दिसंबर 1946 को। ऑल क्लियर? आगे देखिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था संविधान सभा में, को स्वीकृति मिल गई। क्लियर है? अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। इन समितियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। यहाँ पर क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को मिल गई आपके स्वीकृति, तो उसके बाद संविधान सभा ने क्या किया? संविधान का निर्माण करने के लिए अलग अलग समितियाँ बनाई, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। ये तो नहीं कि एक जना लेके बैठेगा, रफ कॉपी और पेन और संविधान लिख देगा। सोचो कि हम कभी कोई घर में या खुद के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, एक छोटी सी प्लानिंग कि शाम को क्रिकेट खेलने जाना है, साथ में वापस आते टाइम बाज़ार से सामान लेकर आना है, उसी में भी कुछ त्रुटि हो जाती है। तो यहाँ पर तो कितने करोड़ जनता के लिए संविधान बनाना था। तो अब देख लिया आप, पूरे एक देश का प्रशासन संभालने की जो एक वो खाका तैयार करना था, एक ढांचा बनाना था, तो उसके लिए निश्चित रूप से काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों की और काफ़ी उसमें एफर्ट की ज़रूरत निश्चित रूप से होती थी। 2 प्रकार की समितियाँ, एक तो थी प्रक्रिया संबंधी समिति, एक थी विषय संबंधी समितियाँ। प्रक्रिया संबंधी समिति में प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, सभा समिति, प्रचालन समिति, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति, ये समितियाँ थी आपके प्रक्रिया संबंधी समितियाँ, जो कि तय करेगी कि संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया के तहत होगा। क्लियर है? विषय संबंधी समिति है ये प्रारूप संबंधी, मतलब कि ढांचा किस प्रकार का होगा। एक तो प्रोसेस के बारे में बता रही है कि इस प्रक्रिया से गुजर के होगी, एक बता रहा है कि इस प्रकार का होगा, माइनर डिफरेंस है। विषय संबंधी समितियों में प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति इत्यादि। तो इस प्रकार की ये महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी संविधान के निर्माण के लिए। आगे चलें, देखिए पढ़ लेते हैं अब प्रक्रिया संबंधी समितियां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई। आ गई यहाँ पर बात संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको संविधान निर्माण की प्रक्रिया कि किस किस स्टेप से होते हुए आपका ये संविधान बनेगा, ये सारा जो काम है वो करती थी आपके प्रक्रिया संबंधी समिति। क्लियर है? जबकि विषय संबंधी समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी। संविधान निर्माण मतलब कि वो पर्टिकुलर उसमें होगा क्या, किस प्रकार से विषय वस्तु होगी, क्या क्या प्रावधान होंगे, ये सब संभालती थी आपके विषय वस्तु संबंधी समितियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको कि वीडियो समझ में आ रहा होगा, आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
जो सेकंड ग्रेड एस्पायरेंट है उनको तक पहुंचाइए। बहुत सारे एस्पायरेंट है जो कि पेड कोर्स नहीं ले सकते, महंगे पेड कोर्स, तो आप उन तक ये मटेरियल पहुंचाइए ताकि वो भी अपने सपनों को साकार कर सकें। पढ़ते हैं आगे। BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। ये देखिए BN राव कौन है? ये संवैधानिक सलाहकार हैं। तो इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार कर दिया अक्टूबर 1947 को, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जो BN राव ने जो प्रथम प्रारूप तैयार किया था उसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। हुआ क्या था आगे देखिए। BN राव द्वारा तैयार संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति को अलग से पढ़ेंगे पूरा ही, लेकिन जितना हो सके उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, BN राव ने तो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने तो आपके एक प्रारूप रख दिए, एक ढांचा रख दिया। अब वो जो ढांचा था BN राव द्वारा तैयार किया गया, वो एक मूल पाठ कि अब इसी में ही कुछ जोड़ा जाएगा, इसी में ही कुछ घटाया जाएगा, लेकिन हम घूमेंगे इसके इर्द गिर्द। तो इस पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय, ये रहा इम्पोर्टेंट, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन किया गया। आ जाओ भाई अब प्रारूप समिति पर। क्या है ये प्रारूप समिति? चर्चा करते हैं इस पर। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे उस पर चर्चा करेंगे। पहले ही आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, घोट के पी जाना इसको। तो दूसरे थे N गोपाल स्वामी, तीसरे KM मुंशी, चौथे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ऑलराइट, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 5 सदस्य। छठे DL मिश्रा थोड़े समय बाद हट गए थे, वे इनके स्थान पर N माधव राव सदस्य बने। ठीक है, तो ये याद रखो तो रख लेना, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। DP खेतान, और इनकी जब ये सदस्य चुने गए थे आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पर T कृष्णमाचारी को बनाया गया था। किनके स्थान पर? DP खेतान के स्थान पर प्रारूप समिति का इन्हें सदस्य बनाया गया था। आगे देखिए, आपको तो इतना ध्यान में रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? भीमराव अम्बेडकर। कितने सदस्य? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। आगे देखिए, प्रारूप समिति ने संविधान के मूल पाठ पर विचार करने के बाद इसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रखा, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद व 18 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, हुआ क्या था? प्रारूप समिति ने इतने सदस्यों ने क्या किया, वो जो BN राव का जो मूल ढांचा था संविधान का, उस पर विचार करने के बाद 21 फरवरी 1948 को पुनः विचार करके और उसको वापस किसके समक्ष रखा? संविधान सभा के समक्ष, कि ये लो भाई, हमने तो ये इसमें संशोधन किया है। और क्या किया उन्होंने? 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें संशोधन हेतु काफ़ी सुझाव आए। संविधान सभा में जब प्रस्तुत किया गया तो बोले कि भाई इसमें अभी और बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। तो प्रारूप समिति ने वापस ले लिया और उसमें सुधार किया। प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को पुनः रखा। प्रथम बार देखिए कब रखा? 21 फरवरी 1948। लेकिन लगभग ये आपके 8 महीने बाद इसको वापस रखते हैं 26 अक्टूबर 1948 को। और संविधान सभा ने इस प्रारूप पर 3 वाचन यानी कि विचार विमर्श हुए। संविधान सभा में ये जो रखा प्रारूप समिति ने कि ये लो भाई, हमने तो और मॉडिफाइड कर दिया, तो उस पर भी विचार विमर्श हुए। 3 वाचन हुए 3 बार। प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 5 दिन तक चला। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, ये काफ़ी लंबा चला था, लगभग 1 साल तक या 11 महीने। तीसरा वाचन तीसरी बार 14 से 26 नवंबर, लगभग ये 10 दिन चला था, 10-11 दिन, ये 1949 तक। तो संविधान को बनने में कितना समय लग गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो बच्चे को भी पता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है।
बताने वाली बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आने वाली बात है, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि कभी कभी हल्की चीज़ें आ जाती है, हम ज़्यादा गौर नहीं करते तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऑप्शन थोड़े से टाइट दे दिए, 17 दिन है, 16 दिन है, तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत ही गहराई से याद हो गए ये सब, और है नहीं तो हो जाएंगे। 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत यानी अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब कि उसको स्वीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये कि भारत आज़ाद कब हुआ, ये क्वेश्चन आते थे 2011, 2010, ये 2002 में। लेकिन अब क्या है कि जो डिमांड है क्वेश्चन पेपर की, वो ये इस टाइप के डेट को याद रखने के लिए हमें प्रेरित करती है। वो निश्चित रूप से डिमांड करती है कि यहाँ तक लेवल तक पहुँच जाए तो ये अच्छा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यही नहीं है कि हमें पीएचडी कर लेनी है, आपका सब्जेक्ट कुछ और ही है, आप हिस्ट्री पर पीएचडी किए जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। हमें उतना ही पढ़ना है जितनी हमें ज़रूरत है, जैसे कि खाना उतना ही खाना है जितनी कि हमें भूख है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी नोट्सों की एक एक लाइन आपके एग्ज़ाम में छपने वाली है दोस्तों, इसीलिए इनको इतना ज़्यादा सीमित और शानदार बनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 114 दिन बहस हुई थी। किस में हुई थी भैया बहस? बिना मतलब तो हुई नहीं थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए भारतीय संविधान पर। 395 इसमें आर्टिकल है। पार्ट कितने, इसके भाग कितने हैं? 22, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 8। ऑलराइट, उस समय की बात है ये, उसके बाद संशोधन हुआ था। संविधान के कुल कुछ अनुच्छेद, यहाँ पे ध्यान रखना, कुल नहीं कुछ है। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से तथा शेष 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। लेकिन इसके कुछ आर्टिकल हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। कब? जब संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया था, उसी दिन से कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे। ये अब बात आपको ध्यान में रखनी है। 26 नवंबर को, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को, जब कि संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया था, तब 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब वो कौन कौन से हैं उनसे आपको मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है 16 अनुच्छेद। अब देखिए 2-3 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 393 क्या कहता है? इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। ये भी हमारे संविधान में स्पष्ट है। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। आर्टिकल 394 में क्या है? 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होगा। ये भी भारतीय संविधान में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे? महत्वपूर्ण बिंदु है अब वही जो हमने पहले पढ़ लिए थे। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई थी, जो कि क्या काम करेगी? पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण का काम करेगी, तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई थी। अतः संविधान सभा की संख्या रह गई थी कितनी? 299 रह गई थी, जिसमें 229 प्रांतों से और 70 किससे थी? देशी रियासतों से। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, 23 अगस्त 1947 को। तो ये एक छपने वाला क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में छपने वाला। क्लियर है? प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब गठन किया गया था? 29 अगस्त 1947। आगे देखिए, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। महिला सदस्य कितनी थी? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल, जो कि यूपी की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र सदस्य थी संविधान सभा में, एकमात्र मुस्लिम सदस्य। और कौन थी? बेगम एजाज रसूल, यूपी की। संविधान सभा की पहली बैठक में
207 सदस्य थे, याद रखना है। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे। जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। एकमात्र कांग्रेस सदस्य के.एम. मुंशी। ऑल क्लियर। राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य थे हमारे राजस्थान से। रंगीलो राजस्थान कितने? 12 सदस्य। चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव, ये थे अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य। राजस्थान के बलवंत सिंह मेहता, कितना बड़ा नाम है, आपने सुना होगा, ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता ने। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के बलवंत सिंह मेहता ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। अब आगे देखिए, अम्बेडकर जी को आधुनिक भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अम्बेडकर जी को आधुनिक भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट हैं। ग्रेलविले ऑस्टिन ने क्या बोला था? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। अब इस प्रकार का स्टेटमेंट क्यों आया था, आप देखिए। जब हमने देखा था कांग्रेस की सीटों के बारे में, तो लगभग 80% सीटें कांग्रेस की थी, 85%, 80 से 85%। तो इन्होंने बोला कि संविधान सभा एक दलीय देश कौन? भारत। भारत में एक दल कौन सा? कांग्रेस का एक दलीय निकाय है। उन्होंने बता दिया कि ये जो संविधान सभा है ये कांग्रेस का ही निकाय है, सभा ही कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही भारत है। तो उस समय इस स्टेटमेंट से आप कांग्रेस की जो राजनीति में पोजीशन है वो उसका आइडिया लगा सकते हो, और आज क्या पोजीशन है उसका भी आइडिया लगा सकते हो। लॉर्ड विस्काउंट, ये लॉर्ड विस्काउंट इनका महोदय का क्या कथन है? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है इन्होंने। मुस्लिम सदस्य तो बिल्कुल कम थे इनमें, तो इसलिए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा, लॉर्ड विस्काउंट। विंस्टन चर्चिल, इम्पोर्टेंट है इनका ये स्टेटमेंट। विंस्टन चर्चिल, भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व। एक बड़ा समुदाय कौन? वो कांग्रेस के लिए कहा गया है कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है ये संविधान सभा। ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये है आपके संविधान सभा के लिए, तो ये ध्यान में रखना है। संविधान सभा के रूप में अध्यक्षता संविधान सभा की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के रूप में अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मावलंकर, ये थे आपके संसद के जो प्रथम अध्यक्ष। संसद के रूप में अध्यक्षता की थी इन्होंने जीवी मावलंकर ने। और संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख खर्चा आया था, संविधान का निर्माण हुआ था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने ये जो संविधान सभा का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसको हमने पूरा किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ ईश्वर से आपके लिए, और अपनी तैयारी को बहुत ही धांसू तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।